नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और रुक करेंगे बड़ी खबर का। ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला आएगा। जी हां, एडवोकेट कमिश्नर को जो हटाने पर सस्पेंस बना हुआ है वो सस्पेंस भी आज खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि जो कमेटी है उसने कमिश्नर को हटाने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई हुई। 3 दिन तक बहस चली और कल फैसला सुरक्षित रख लिया गया। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसला आता है। सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में 2 सवाल बेहद अहम हैं। पहला सवाल यह कि मस्जिद का आगे सर्वे होगा या नहीं होगा। इसके अलावा सर्वे कराने वाले कोर्ट कमिश्नर को बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इन दोनों सवालों पर आज जिला अदालत अहम फैसला सुना सकती है। आपको बता दें कि यह मामला कोर्ट में इसलिए गया क्योंकि सर्वे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए। मस्जिद में सर्वे के लिए पिछले हफ्ते 2 दिन टीम पहुंची, लेकिन सर्वे नहीं हो पाया। सर्वे पर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू पक्ष ने यह आरोप लगाया है कि मस्जिद के अंदर काफी लोग मौजूद थे जिन्होंने सर्वे को ठीक से नहीं होने दिया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे के नाम पर मस्जिद की दीवारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। इस मामले पर कल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और आज फैसला आने की उम्मीद है। और वहीं ताजमहल के सर्वे को लेकर भी आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ताजमहल मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तहखाने में बने कमरों को खोलने की याचिका पर सुनवाई होनी है। सर्वे की वीडियोग्राफी की मांग पर फैसला आ सकता है। तो आपको बता दें कि आज ताजमहल को लेकर भी सुनवाई होनी है और सर्वे की जो वीडियोग्राफी की मांग की जा रही है उस पर फैसला भी आ सकता है। तो ज्ञानवापी के बाद अब ताजमहल का भी मुद्दा गरमाया हुआ है। मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। कोर्ट ये तय करेगा कि ज्ञानवापी की तर्ज पर ताजमहल का भी सर्वे होगा या नहीं होगा। दावा है कि ताजमहल में मंदिर और हिंदू देवी देवताओं के निशान मौजूद हैं। ताजमहल के नीचे के रहस्यमयी 22 कमरों से क्या कोई सच छिपा हुआ है, इसी का पता लगाने के लिए ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाने की इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपील की गई है। तो आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश की 2 अदालतों में 3 बड़े मामलों की सुनवाई होनी है और बेहद महत्वपूर्ण ये मामले हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर फैसला आ सकता है आज। कोर्ट ने कल सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था और ये कहा जा रहा है कि 12 बजे कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। वहीं ताजमहल को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, 22 कमरों में सर्वे कराने की जो बात कही गई थी, उस पर भी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और उसी के बाद तय होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या फैसला ताजमहल को लेकर भी सुनाता है। क्योंकि याचिकाकर्ता का यह कहना है कि जो 22 कमरे हैं उनका सर्वे कराया जाए क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं कोई सच छिपा हुआ है। तो कौन सा सच उन 22 कमरों में छिपा है, उसके लिए सर्वे कराने की मांग की जा रही है और जिस पर फैसला संभव है। ज्ञानवापी श्रृंगारगोरी के मामले में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। मस्जिद में सर्वे और कोर्ट कमिश्नर को हटाने को लेकर आज फैसला उत्तर प्रदेश में आ सकता है। इसके अलावा ताजमहल के बंद कमरे खोलने और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर भी सुनवाई हो सकती है। तो वाराणसी की चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद की पैमाइश के विवाद में 2 सवाल बेहद अहम, जिन पर आज जिला अदालत को फैसला देना है। पहला सवाल ये कि मस्जिद का सर्वे आगे होगा या नहीं होगा और दूसरा, सर्वे को कराने वाले कोर्ट कमिश्नर को बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा।
वहीं ज्ञानवापी के अलावा आज मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी अहम सुनवाई होनी है। ये सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी है। लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद में आज का दिन अहम है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले के अहम बिंदुओं पर सुनवाई करने वाला है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने, श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में रोजाना सुनवाई सुनिश्चित करने की अपील की गई है। याचिका में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर करीब 12 बजे सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई शुरू होगी, तो सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ज्ञानव्यापी और उसके बाद ताजमहल का सर्वे और आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी सुनवाई है, किस वक्त सुनवाई होनी है और याचिका में क्या कुछ कहा गया है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसके जो मुख्य पक्षकार हैं मनीष यादव ने दायर की याचिका, निर्धारित समय के अंदर उनकी मांग है कि निर्धारित समय के अंदर जन्मभूमि प्रकरण का निस्तारण हो। जल्द निस्तारण के लिए यदि आवश्यकता है तो रोज सुनवाई होनी चाहिए। अगर विपक्षी पार्टी समय से हाजिर नहीं हो रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो। हाईकोर्ट अयोध्या की तर्ज पर मथुरा का सीधा ट्रायल अपनी निगरानी में करवाएं। मनीष यादव की यही मांग है। लंबित प्रार्थना पत्र का जल्द निस्तारण हो। विवादित स्थल का मौका मुआयना हो जिससे वहां की स्थिति स्पष्ट हो सके। तो ये मुख्य पक्षकार मनीष यादव की मांग है और इसी मांग के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ये मामला पहुंच गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आज सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता मनीष यादव ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई हो और कई अहम बिंदु वहां पूछे गए हैं। आपको बता दें कि विवादित स्थल के मौका मुआयना को लेकर यह हंगामा हो रहा है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रकरण भी जोर पकड़ने लगा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है, जिसकी सुनवाई आज होगी। आपको बता दें कि मनीष यादव ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और ये मांग की है कि अयोध्या की तर्ज पर मथुरा प्रकरण का भी ट्रायल हो। सुनवाई से पहले वीडियो संदेश जारी कर श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने बताया कि कल सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के अंदर जन्मभूमि प्रकरण का निस्तारण हो। जल्द निस्तारण के लिए यदि आवश्यकता हो तो रोज सुनवाई की जाए। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी पार्टी समय से हाजिर नहीं हो रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो। उन्होंने ये भी मांग की हाईकोर्ट अयोध्या की तर्ज पर मथुरा का सीधा ट्रायल अपनी निगरानी में कराए। साथ ही लंबित प्रार्थना पत्र का भी जल्द निस्तारण हो, विवादित स्थल का मौका मुआयना हो ताकि वहां की स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो सके। तो आज 12 बजे सुनवाई होनी है। और करेंगे बड़ी खबर का। आजम खान की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। आजम खान की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। आज लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे आजम खान। आपको बता दें कि सीतापुर जेल से रवाना हो चुके हैं। जेल प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल मांगा है। आपको बता दें कि आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं और लखनऊ लेकर जाया जा रहा है आजम खान को और सीबीआई कोर्ट में आज पेशी होगी। आपको बता दें कि जल निगम में भर्ती घोटाले को लेकर यह पेशी हो रही है। सपा विधायक आजम खान की आज लखनऊ सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। कड़ी सुरक्षा में आजम खान को सीतापुर जिला जेल से लखनऊ लाया जा रहा है।
अखिलेश यादव सरकार में हुए जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान की पेशी होनी है। हालांकि इस मामले में आजम खान को मार्च 2022 में जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की सरकार में जब जल निगम की भर्तियों में घोटाले का मामला सामने आया, उस समय आजम खान जल निगम के चेयरमैन थे, लिहाजा उनको इसमें आरोपी बनाया गया था। यूपी जल निगम में 122 सहायक अभियंता, 853 अवर अभियंता, 335 क्लर्क, 32 आशुलिपिक समेत 1342 पदों पर भर्तियां हुई थी और इन्हीं भर्तियों को लेकर घोटाले का आरोप लगा। में 2017 उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आई तो इस मामले में जांच के आदेश दिए गए और 122 भर्ती हुए अभियंताओं को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। एसआईटी ने इस मामले में 25 अप्रैल 2018 को एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में जल निगम के चेयरमैन रहे आजम खान के साथ गिरीश चंद श्रीवास्तव, विश्वजीत सिंह, नीरज मलिक, अजय यादव, संतोष रस्तोगी, रोमन फर्नांडिस और कुलदीप सिंह नेगी नामजद किए गए। आपको बता दें कि ये कहा गया कि जांच के दौरान चहेतों को नौकरी देने के लिए भर्ती के सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया। ऐसे में लिखित परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक मनमाने ढंग से नंबर दिए गए। एसआईटी को जांच के दौरान तमाम सबूत मिले जो तत्कालीन अधिकारियों की कार्यप्रणाली बता रहे थे। और बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों के लिए एक नंबर जारी किया गया है। एंटी करप्शन यूनिट के नंबर जारी किए गए हैं और जो भी भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें हैं उनके खिलाफ शिकायत करने के लिए एंटी करप्शन यूनिट के नंबर जारी कर दिए गए हैं। और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार अगर पाया जाता है, कोई रिश्वत मांगता है या किसी भी तरह का भ्रष्टाचार अगर राज्य में चल रहा है तो इन नंबरों पर कॉल कर आप भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं। बुधवार को विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 23 मई से शुरू हो रहे विधानसभा के पहले सत्र को लेकर चर्चा की। इस दौरान बताया गया कि 23 मई से योगी सरकार बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र होगा। इसके साथ ही इस बैठक में ई विधान सिस्टम लागू करने को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने ई विधानसभा सिस्टम से अवगत कराते हुए कहा कि हमें पेपरलेस विधानसभा बनाना चाहते हैं, जिसमें पूरे देश की सभी विधानसभाओं को एक पोर्टल से जोड़ा जाए। उसके ऊपर सभी एजेंडा, नोटिस, प्रश्न और प्रश्नों के जवाब उसी पर हों। इसके अलावा बिल भी उस पर दिखाया जाएगा। यूपी सरकार ने कल अचानक से डीजीपी मुकुल गोयल को पद से हटा दिया था, जिसके बाद अब सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि नए डीजीपी के पद पर किसकी नियुक्ति होगी। लेकिन जब तक किसी नए व्यक्ति की पद पर नियुक्ति नहीं होती है तब तक प्रशांत कुमार डीजीपी का कार्यभार संभालेंगे। दरअसल डीजीपी की रेस में सबसे ऊपर नाम डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान का आ रहा है और बताया जा रहा है कि वो 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं और सीनियरिटी की लिस्ट में वो 5वें नंबर पर आते हैं। लेकिन डीजीपी के मापदंडों की बात करें तो उसमें डीएस चौहान सबसे मुफीद और सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि नए डीजीपी के चयन के लिए डीजी रैंक के 8 आईपीएस अफसरों के नाम केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे, जिसमें से सबसे ऊपर 3 नाम जो सामने आ रहे हैं वो आरपी सिंह, जीएल मीणा और आरके विश्वकर्मा हैं। और सभी अफसरों के नाम सर्विस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ गृह मंत्रालय और फिर गृह मंत्रालय से हर अफसर की सर्विस बुक का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, डीजीपी मुकुल गोयल को अचानक से हटा दिया गया, क्या वजह रही और डीजीपी की रेस में सबसे आगे कौन कौन से नाम चल रहे हैं? बिल्कुल
बिल्कुल हर चीज आपको बता रहा हूँ। यूपी के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी मुकुल गोयल को योगी सरकार ने पद से हटा दिया है। उन पर शासन के कामों में लापरवाही और क्राइम कंट्रोल न कर पाने पर आरोप लगा हुआ था, इसलिए उनको हटा दिया गया है। मुकुल गोयल सिविल डिफेंस का डीजी बनाया गया है फिलहाल। और शामली के रहने वाले मुकुल गोयल 1987 बैच के आईपीएस अफसर भी हैं। 1 जुलाई को यूपी पुलिस के मुखिया बनाए गए थे। अखिलेश यादव के शासनकाल में मुकुल गोयल एडीजी लॉ ऑर्डर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि नए अफसर के चयन के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार डीजीपी को इस समय कार्यभार संभालने के लिए कहा गया है। फिलहाल डीजी का कार्य वही देखेंगे। चर्चा है कि नया डीजीपी दिल्ली से आ सकता है। हालांकि वरिष्ठता के आधार पर डीजीपी के बनने की रेस में 4 आईपीएस के नाम चल रहे हैं, जिनमें आपको बताना चाहूंगा आरपी सिंह, जीएल मीणा, आरके विश्वकर्मा और डीएस चौहान। डीएस चौहान को ज्यादातर लोग कह रहे हैं क्योंकि इनका कार्यकाल अभी 3 साल का बचा हुआ है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि विजिलेंस में ये डीजी पद पर तैनात है। अभी उनका कार्यकाल 3 साल बाकी है, इसलिए इनकी उम्मीदें ज्यादा हैं डीजीपी बनने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जूनियर इंजीनियर के बयान ने खोली थी 19 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला था, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जिस पर डीजीपी ने कोई सख्ती से पेश नहीं आए थे, कोई कार्रवाई नहीं करी थी। लगातार यूपी में जो क्राइम बढ़ रहा था, क्राइम कंट्रोल पे उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ काम ऐसा किया था जिस पर सीएम योगी खफा थे और उसको खुलासे करने में काफी इनके कामकाज को लेकर काफी चर्चा में चल रहे थे कि कामकाज इनका नहीं था। शासकीय कार्यों में अवहेलना, विभागों में रुचि न रखना और आर्मरता चलते डीजीपी पद से हटाकर नागरिक सुरक्षा का डीजी बनाया गया। गोयल का सेवा काल 2024 तक, फरवरी 2024 तक है। वहीं शासन की इस कार्रवाई के पीछे हाल दिनों में घटनाएं बड़ी वजह मानी जा रही। शासन ने एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को फिलहाल डीजीपी का कार्यभार संभाला गया। गोयल को पिछले साल 1 जुलाई को तत्कालीन डीजीपी हितेश चंद अवस्थी की सेवानिवृत्त होने के बाद डीजीपी को बनाया गया था। वह आज केंद्रीय प्रति नियुक्ति से वापस लौटे थे। शुरू से ही उनका काल विवादों से घिरा हुआ रहा और लखनऊ में ऐसे एक इंस्पेक्टर को हटाए जाने को गोयल ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। आपको बताना चाहूंगा, लेकिन वह इंस्पेक्टर को नहीं हटवा पाए। वह मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया। आपको बताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर नाराजगी भी जताई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक उन्होंने ये भी कहा था कि जिलों में थानेदारों की तैनाती के लिए मुख्यालय स्तर से दबाव न बनाया जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बैठकों में डीजीपी गोयल को नहीं बुलाया गया। इस घटनाओं पर गिरी हुई गाज आपको बताना, सूत्रों का मानना है कि हाल ही दिनों में ललितपुर में एक थाना परिसर में दुष्कर्म पीड़िता के साथ थानेदारों और दुष्कर्म, चंदौली में पुलिस की दबिश की कथित पिटाई में युवती की मौत, प्रयागराज में अपराध की ताबड़तोड़ घटनाएं हुई, पश्चिम यूपी में लूट की घटनाएं। डीजीपी को इन्हीं सब घटनाओं को बिल्कुल कहीं ना कहीं नितिन, अगर देखें जब से तैनाती हुई डीजीपी पद पर तब से बैकफुट पर नजर आए, चाहे वो कोतवाली हजरतगंज के निरीक्षण वाला मामला हो, चाहे लखीमपुर हिंसा में जो निष्क्रियता रही वो हो, और लगातार ये देखा गया कि मुकुल गोयल योगी सरकार के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो काम करने का तरीका है, छोटे से छोटी खबर पर नजर रखना, तत्काल एक्शन और तमाम चीजें कंट्रोल करने की, और ऐसा करते नजर नहीं आए मुकुल गोयल, तो एक वजह ये भी रही। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि मुकुल गोयल शुरुआती तौर में तो एक्टिव दिखे, लेकिन उसके बाद जैसे ही उनका कार्यकाल बढ़ता गया उसमें कहीं ना कहीं उनके खामियां नजर आने लगी। वो कंधे से कंधा मिलाकर 2.0 सरकार के साथ नहीं चल पाए। इसको देखते हुए योगी सरकार ने ये फैसला लिया। आपको सबसे अहम बात बताना चाहूंगा, गोयल पहले भी विवादों में रहे हैं, क्योंकि 2006 में मुलायम सिंह सरकार में जब पुलिस भर्ती घोटाले में उनका नाम आया था तो मामले में अभी याचिका हाईकोर्ट में लंबित पड़ी हुई है। इस मामले में वह निलंबित भी हो चुके हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद गोयल को एडीजी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अखिलेश यादव सरकार ने सौंपी थी, लेकिन बीच में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। स्पेशल डीजी बनाए जा सकते प्रशांत कुमार ने। सूत्रों का मानना है कि 1990 व 1991 बैच के आईपीएस अफसरों को स्पेशल डीजी बनाया जा सकता है, लेकिन दोनों बैच के अफसर वैकेंसी अभाव में अब तक डीजी नहीं बन सके। प्रशांत कुमार के कार्यभार को देखते हुए कहीं ना कहीं उनको डीजी का भार सौंपा गया और जितने भी मामले होते हैं उसमें एक्टिव प्रशांत कुमार जी जो लॉ है, हमारे एडीजी लॉ है, उनको कहीं ना कहीं देखा जाता है। मुकुल गोयल जो डीजीपी है उनको कहीं भी किसी मामले में नहीं देखा गया है। चाहे वह गोरखपुर वाला मामला ले लीजिए, उसमें भी इतनी बड़ी वारदात होने पर उनका कोई भी बयानबाजी या कुछ ऐसा कदम नहीं नजर आया जिससे 2.0 सरकार उनसे खुश रह सके। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनकी जो कामकाज की लापरवाही थी उसको देखते हुए उनको ये खामियाजा उठाना पड़ा है और इसके चलते हुए अब कहीं ना कहीं रेस में कई नाम चल रहे हैं। अब
अब देखने वाली बात यह हो सकती है, क्या दिल्ली से ही नया डीजीपी बनाया जा सकता है, क्योंकि योगी सरकार 2.0 जो काम कर रही है, उनके काम करने ठीक है का नितिन, तरीका एकदम अलग है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशा निर्देशों के क्रम में पुलिस कमिश्नर लखनऊ डीके ठाकुर थाना क्षेत्र बाजार खाला में भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। और पुलिस कमिश्नर लखनऊ डीके ठाकुर ने लखनऊ के थाना क्षेत्र बाजार खाला और भीड़भाड़ वाले इलाके जैसे कि प्रमुख बाजार, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उनके आसपास आमजन को बेहतर सुरक्षा देने के लिए और कानून का एहसास दिलाने के लिए पैदल मार्च किया। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही। वहीं बीते 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में 278 नए कोरोना के मामले सामने आए। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1496 हो गई है। आपको बता दें कि कुल एक्टिव केसों में से करीब 66% एक्टिव केस राज्य के केवल 3 जिलों में हैं और इसमें नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ के नाम शामिल हैं। बात करें नोएडा की तो वहां 649 एक्टिव केस हैं, गाजियाबाद में 275 और लखनऊ में 105 केस हैं। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। वकील मुकुल रोहतगी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अवमानना के एक मामले में पेश होने में विफल रहने के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु महेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई भी करेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।